आज हम आए हैं डायनासोर म्यूजियम में। ये डायनासोर स्टैचू देखकर आपको समझ ही आ रहा होगा। पहले जाकर यहाँ टिकट्स लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर टिकट्स प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पे क्लियरली गाइड किया जाता है कि कौन सा सेक्शन आपको पहले देखना चाहिए और कौन सा सेक्शन आपको बाद में देखना चाहिए। तो ये है लॉस एंजल्स नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो यहाँ पर आज हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं डायनासोर जायंट देखने के लिए। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मृदुल और मृदुल के पापा तो बहुत एक्साइटेड थे। म्यूजियम सिर्फ घूमने की जगह नहीं होती, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, स्पेशली बच्चों के लिए, फैमिली के लिए और उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री और नेचर में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ से थी इसकी मेन एंट्रेंस और सामने था एक डायनासोर जायंट। और डिस्प्ले पे आप देख सकते हो डायनासोर और एलिफेंट ऐसे चल रहे थे, ऐसे लग रहा था सच में मूव कर रहे हो। और ये एंट्रेंस भी काफ़ी प्यारी थी, साइड में फ्लावर्स लगे हुए थे। अंदर चल के आपको दिखाती हूँ यहाँ पे डायनासोर के रियल जायंट। तो चलिए अब आपको मैं अंदर लेकर चलती हूँ और एक्सप्लोर कराती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले एंट्री के बाद मिलता है ये म्यूजियम स्टोर। यहाँ पर बच्चों के लिए टॉयज़ रहते हैं, डायनासोर तो सॉफ्ट टॉयज़ रहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से मृदुल के लिए लिया एक डायनासोर का टॉय। जो बिना टॉय के तो मृदुल यहाँ से हिलने वाला भी नहीं था। और यहाँ पे सब कुछ जो था वो डायनो के थीम पर ही था। ये टी शर्ट्स, कैप्स, मैन वुमेन सबकी यहाँ पे टी शर्ट और कैप्स भी थी। और यहाँ सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, तो हमने एक सॉफ्ट टॉय ही लिया था। और ये था यहाँ पर स्टोन्स का सेक्शन दूसरी साइड में। यहाँ पर सारे जो स्टोन्स थे वो सेल के लिए रखे हुए थे। कुछ ब्रेसलेट टाइप भी थे, इयररिंग्स, नेकलेस, सब कुछ यहाँ पर था। होम डेकोर का भी काफ़ी सामान था और स्टोन्स भी थे। तो यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया एक्सप्लोर करने में। यहाँ पर सबसे पहले ये दो डायनासोर दिखते हैं जो कि साइज में काफ़ी मैसिव हैं। उनके बोन्स, स्ट्रक्चर और हाइट देखकर ये इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्रिएचर कभी रियल में भी चलते थे। नीचे यहाँ पर इनके इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगे हुए हैं जहाँ पर उनकी नेम, एज, डाइट और उनके जेंडर के बारे में और लाइफस्टाइल डिटेल्स लिखी होती हैं। इस एरिया में एक गाइड भी होता है जो बैठकर विजिटर्स को एक्सप्लेन करता है कि डायनासोर का लाइफ साइकिल क्या था। गाइड की एक्सप्लेनेशन बच्चों के लिए बहुत इजी लैंग्वेज में होती है। What do you notice about this T-Rex tooth? What do you see? Yeah, it is a dinosaur tooth. See how it's really big and pointy? And when you look really closely on the edge, you see little dashes that are called serrations. And all of those things make it really good for eating. Do you think it was a plant eater or a meat eater? Meat or plants? मृदुल भी यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड था डायनासोर के बारे में जानने के लिए और वो क्वेश्चंस भी कर रहा था। अब हम आ गए हैं हॉल ऑफ अफ्रीकन मैमल्स में। ये म्यूजियम का सबसे काम, ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव सेक्शन लगता है। जैसे हम इस हॉल में एंटर करते हैं एक एटमॉस्फेयर फील होता है। लाइटिंग थोड़ी सॉफ्ट है, सराउंडिंग बिल्कुल नेचुरल फील देता है और हर डिस्प्ले को इस तरह से सेट किया गया है जैसे कि एनिमल्स अपनी रियल एनवायरनमेंट में हो। बच्चों के लिए ये सेक्शन सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि समझने के लिए भी एक मौका है। पेरेंट्स यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के बारे में किड्स को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्प्ले के नीचे ये स्मॉल डिटेल इंफॉर्मेशन पैनल्स लगे हुए हैं। ये पैनल्स बताते हैं कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और नेचर के बैलेंस में उनका रोल क्या है। इसमें किड्स के लिए भी एक छोटा सा गेम बना हुआ है जिसमें उनको छोटे एनिमल्स और बर्ड्स को ढूंढना होता है। वॉल्स और आसपास के डिस्प्ले में एनिमल्स छुपाए गए होते हैं और बच्चों को ये काफ़ी फ़न लगता है क्योंकि गेम्स के साथ साथ वो एनिमल्स के बारे में थोड़ा सीख भी लेते हैं। ये सिंपल एक्टिविटी जो बच्चों और पेरेंट्स को बिज़ी और इंगेज रखती है। यहाँ पेरेंट्स और जो किड्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। The earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of। अफ्रीका में ओपन जंगल्स और ग्रासलैंड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ एलिफेंट, जिराफ, ज़ीब्रास जैसे बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं।
इस हॉल को इस तरह बनाया गया है जैसे एनिमल्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में हो, इसीलिए यहाँ एक्सप्लोर करना थोड़ी जंगल जैसा फील दे रहा था। यहाँ एनिमल्स के रियलिस्टिक बॉडी डिटेलिंग, उनके फेस एक्सप्रेशंस, स्किन टेक्सचर और बॉडी पोस्चर इतना नेचुरल लगता है कि बस अभी मूव कर देंगे। पूरे म्यूजियम में हमने सबसे ज़्यादा टाइम इसी सेक्शन में स्पेंड किया था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। मृदुल भी बहुत एक्साइटेड था सब कुछ देखने में, वो बार बार इधर से उधर जा रहा था, उसको एकदम सब कुछ रियल लग रहा था। पीछे का जो बैकग्राउंड था, जो ग्रास थी, वो भी जंगल की ही थी। Whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Story. म्यूजियम काफ़ी बड़ा था और हर कॉर्नर पर कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा था। काफ़ी सारे हॉल्स थे, यहाँ पर डिस्प्ले थे, बट हमने नेक्स्ट सोचा कि हम लोग जाते हैं जेम्स और मिनरल्स के हॉल में, जहाँ पर हम नेचुरल स्टोन्स और क्रिस्टल्स के बारे में जान सकते हैं और उनको पास से देख सकते हैं। और हर स्टोन के ऊपर ऐसे यहाँ पे टैग लगे हुए थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ लगे हुए थे काफ़ी सारे स्टोन्स डिस्प्ले पर। जो मिनरल्स दिखाए गए हैं वो ज़मीन के अंदर लाखों सालों से नेचुरली फॉर्म में होते हैं। यहाँ का सेटअप बिल्कुल नेचुरल और इंडोर है। यहाँ एक स्क्रीन भी लगी हुई थी जहाँ पर आपको स्टोन्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और डिस्प्ले पर भी यहाँ काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। सारे स्टोन्स की इन्फॉर्मेशन थी, कब वो गिरे या फिर कब वो निकले हैं ज़मीन के अंदर से। साथ ही साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं सारे स्टोन्स के, मिनरल्स के, और बहुत ही अच्छे से उनको रखा हुआ है। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स और टेक्सचर्स के स्टोन्स देखने को मिलेंगे, और कुछ स्टोन रफ फॉर्म में है और कुछ कट और पॉलिश्ड में है, जैसे उनका असली कलर और शाइन अच्छे से दिखाई देता है। उनको डिस्प्ले पर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस सेक्शन में ये भी बताया गया है कि स्टोन्स और मिनरल्स की हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ हैं, जैसे ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिल्डिंग के मटेरियल्स में। ये हॉल काफ़ी शांत था और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो सिर्फ स्टोन्स पर हैं, ताकि आप स्टोन्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर। फिश, और ये फ़िश काफ़ी रेयर होती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फ़िश का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बोनी फ़िश में से एक है। इस फ़िश के बाद था ये टॉर्टोइस, जो कि काफ़ी स्लो होता है और ये 100 साल तक जीते हैं कुछ तो इनमें से, और ये जो खाते हैं वो मोस्टली प्लांट्स और लीव्स को ये खाते हैं। फिर थी ये स्वेलेकेंट फ़िश। इसको पहली बार 1938 में मॉडर्न टाइम्स में डिस्कवर किया गया था, और ये फ़िश काफ़ी पुरानी स्पाइसेस की है और जो मिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर रही है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है और ये डीप ओशियन में स्लोली स्विम कर सकती है। म्यूजियम में ये डिस्प्ले देखकर लगता है कि डीप ओशियन में कितनी अमेजिंग और मिस्टीरियस लाइफ होती है, जो नॉर्मल लाइफ में हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। ये म्यूजियम वाकई में काफ़ी बड़ा था और यहाँ पर आकर मैं भी खो गई थी। मृदुल और मृदुल के पापा कहीं और निकल गए थे और मुझे वीडियो बनानी थी, इसीलिए मैं पूरा म्यूजियम देख रही थी, बट मुझे पता था कि वो लोग कहाँ होंगे। मैं आ गई हूँ अब डायनासोर के हॉल में, जहाँ मुझे काफ़ी बड़े 2 डायनासोर्स दिखे। ये था ट्राइसेरोटॉप्स, जो एक हेर्बिवोरस डायनासोर है।
यानी ये सिर्फ प्लांट्स खाता था और उसका जो नोटिसेबल फीचर्स है वो है ये 3 हॉर्न, 2 बड़े हॉर्न ऊपर हैं और एक छोटा सा उसकी नोज पर है। ये है एक इंटरेस्टिंग डिस्प्ले जहाँ पर लिखा हुआ था व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फॉसिल। तो यहाँ पर डायनासोर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट्स किया गया है और ये हमें क्लियरली दिखाता है कि बॉडी पार्ट से हम डायनासोर के बिहेवियर और लाइफस्टाइल के बारे में क्या सीख सकते हैं। डिस्प्ले काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और यहाँ पर टीथ, क्लॉज, लेग बोन्स और टेल्स सब यहाँ डिस्प्ले में लगे हुए थे। फिर था ये लॉन्ग नेक डायनासोर जो शायद ब्रैकियोसोरस टाइप का था। इस डायनासोर की सबसे नोटिसेबल चीज़ थी उसकी लंबी गर्दन जो उसे ऊपर के ट्री से पत्ते और लीव्स खाने में हेल्प करती थी। साथ ही डिस्प्ले में डायनासोर फैमिली ट्री भी दिख रहा था जो बताता है कि कैसे डिफरेंट डायनासोर्स एक दूसरे से रिलेटेड थे। मुझे पता था ये दोनों मुझको यहीं मिलने वाले हैं और मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करके आ चुकी थी और ये सिर्फ डायनासोर के हॉल में ही थे इतने टाइम से और यहीं तक आए थे। ये काफ़ी एक्साइटेड थे तो मुझे पता था कि ये डायनासोर हॉल में ही मिलने वाले हैं मेरे को। डिस्प्ले पर डायनासोर्स के टेल्स थे, लेग बोन्स थे, टीथ थे, क्लोज थे, स्केलेटन थे। तो ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि टीथ बताते हैं कि डायनासोर मीट खाते थे या प्लांट खाते थे। क्लॉज बताते हैं कि कैसे वो हंट करता था या अपने आप को डिफेंड करता था। लेग बोन से हमें पता चलता है कि हमें मूवमेंट और स्पीड के बारे में आइडिया देते हैं और टेल्स बैलेंस और डिफेंस का कैसे यूज़ होता था वो सब दिखाता है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे आपको दे दी जाती है। तो यहाँ आपको गाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई आपको बताए या फिर कुछ भी, आप सब पढ़कर अपने आप देख सकते हो कि क्या करते थे, क्या होता था। कुछ डायनासोर जो ज़मीन से निकाले गए थे उनका भी कुछ पार्ट यहाँ पे डाला हुआ था कि कितने साइज में उनको निकाला गया था। ये भी डायनासोर के कुछ फॉसिल्स थे। और नेक्स्ट हम लोग आ गए थे लॉन्ग नेक डायनासोर के। ये है उसकी बैक बोन्स। डिस्प्ले में डायनासोर के बारे में लिखा हुआ था एज थी अप्रॉक्स 150 मिलियन ईयर्स और लोकेशन थी यूएसए। तो 150 मिलियन ईयर्स का मतलब है करीब 150 करोड़ ईयर्स। यहाँ वॉक करने में लग रहा था जैसे हम प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में आ गए हैं। काफ़ी सारे डायनासोर थे यहाँ, छोटे उनसे लेकर बड़े तक, लॉन्ग और हॉर्नेड डायनो तक। डिस्प्ले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। डायनासोर के साथ नेम, पीरियड और डाइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर। और यहाँ आपको एज का पता चलेगा। काफ़ी सारे डायनासोर्स वो थे जो अप्रॉक्स 200 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करते थे। इस हॉल में आकर आपको लगेगा जैसे आप डायनासोर्स के बीच में आ गए हो। और यहाँ पर एक्सप्लोर करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ेदार भी होता है। और मृदुल के पापा के लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार था। वो बहुत एक्साइटेड भी थे और मृदुल के पापा का तो ये चाइल्डहुड ड्रीम भी था। हॉल के अंदर था ये लास्ट में जाकर ये द डायनो स्टोर जहाँ पर बच्चों के टॉयज थे, क्लोथ्स थे और सब कुछ यहाँ पे डायनो थीम पर ही था। यहाँ से निकलने के बाद हमको मिला ये एलिफेंट का फॉसिल और यहाँ पर ये काफ़ी सारे फॉसिल्स थे, मेमल्स थे, यहाँ पर ज़ीब्रा भी था। ये है डिस्प्ले पर एक चार्ट द एज ऑफ मेमल्स जो कि प्री हिस्टोरिक से मॉडर्न जनरी का हमको समझ आता है इसमें कि पहले कैसे डायनासोर्स थे, मेमल्स थे, फिर उसके बाद उनको रिप्लेस किया डायनासोर्स को मेमल्स ने और फिर उसके बाद ह्यूमन आए हैं तो ह्यूमन का डेवलप हुआ है। तो ये पूरा चार्ट जो है काफ़ी इजीली आपको बताएगा। यहाँ पर हॉर्सेस और डॉग्स सबके फॉसिल्स लगे हुए थे एक साइड में।
लाइन से। डिस्प्ले पे सबकी इंफॉर्मेशन, एज और कहाँ से उनके ये मिले, बोन्स वगैरह सबके बारे में सब कुछ था। टीथ वगैरह भी था और कैमल भी थे जो उस टाइम क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होते थे। साथ ही यहाँ दिख रही थी ये गन्स और यहाँ पर मर्डर से रिलेटेड है, जो हमें बताती है कि उस दौर में लॉ और जस्टिस सिस्टम कैसा था। हिस्ट्री को समझने के लिए काफ़ी इजी है और देखना ज़रूरी भी है। यहाँ पर जो पास्ट में चीज़ें यूज़ होती थी वो सब कुछ यहाँ पर रखी हुई थी। यहाँ पर था द फाउंडर्स ऑफ लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स की शुरुआत 1781 में हुई थी। इस शहर को 44 लोगों ने मिलकर बसाया था। इन लोगों को स्पेनिश गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा था ताकि नई सेटलमेंट बन सके। पहले लॉस एंजल्स का नाम बहुत लंबा था बट अब तो छोटा सा हो गया है एलए। यहाँ पर वो फ़ोटोज़ हैं जो एलए काउंटी के अंदर आते हैं, उनकी हिस्ट्री है यहाँ पर। ये पूरा हॉल जो था वो एलए की हिस्ट्री के ऊपर ही बना हुआ था और सब कुछ जो था वो सब हिस्ट्री का ही पार्ट था। आज जो एलए है वो इतना बड़ा और फेमस शहर है, उसकी शुरुआत बस कुछ फैमिली से ही हुई थी पहले। चलो यार, फिर था ये स्क्रीन जहाँ पर ये एलए का नाइट व्यू दिख रहा था। लाइट्स थी, बिल्डिंग्स का जो व्यू है वो था, जो रात को एलए और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। कुछ पिक्चर्स पुराने टाइम के एलए को दिखाती हैं और कुछ आज के मॉडर्न लॉस एंजल्स को। इससे क्लियरली पता चलता है कि शहर टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ है। दिन में जो एलए बहुत बिजी लगता है, रात में वही शहर शांत और क्लासी लगता है। ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है बट यहाँ पर हर जगह आपको कहीं ना कहीं डायनासोर का कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक दिन में तो आप इस म्यूज़ियम को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो, इसमें कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा ही। और हम लोग जहाँ भी जा रहे थे कभी कुछ मिल रहा था नया हमको, कभी कुछ था, तो ये फाइनली हम थोड़े टाइम बाद आ गए थे बाहर। और यहाँ डिस्प्ले पे आप एलिफेंट देख सकते हो, कितना रियल लग रहा है ये एलिफेंट। व्लॉग यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।